नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन जर्मन भूगोलवेत्ता फर्डिनेंड वान रिस्तोफन के बारे में पढ़ेंगे। फर्डिनेंड वान रिस्तोफन का जन्म पश्चिमी जर्मनी के साइलेशिया क्षेत्र में मई 1833 में हुआ। वह शाही परिवार के सदस्यों में से था। इसी कारण वह जीवन पर्यंत अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ते रहे। वह जर्मन भाषा के अतिरिक्त इंग्लिश एवं फ्रेंच के भी ज्ञाता थे। उन्होंने ब्रुसेल्स एवं बर्लिन में भूविज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल की उच्च शिक्षा ग्रहण की। 1856 में उन्होंने आल्प्स के दक्षिणी टाइरोल क्षेत्र के भूविज्ञान एवं स्थलाकृति पर विशेष शोध ग्रंथ प्रस्तुत किए। बाद में ऑस्ट्रिया सरकार की सहायता से उन्होंने कार्पेथियन पर्वत के भूविज्ञान पर भी विशेष कार्य किया। 1860 से 1872 तक उन्होंने पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी प्रशांत महासागर एवं पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की दूर दूर तक यात्रा की। कैलिफोर्निया में उन्होंने ज्वालामुखी संरचना एवं स्वर्ण प्राप्ति पर विशेष कार्य किया। अमेरिका से ही कैलिफोर्निया बैंक एवं शंघाई के वाणिज्य मंडल के आर्थिक सहयोग एवं विशेष अनुग्रह से उन्होंने 1868 में पुनः चीन गए। इस बार उन्होंने चीन की विस्तृत यात्रा की और वहाँ की भूविज्ञान व भौगोलिक दशा तथा खनिज संपदा और आर्थिक विकास की संभावना पर विशेष रिपोर्ट लिखने का कार्य अपने हाथ में लिया। ऐसा कहा जाता है कि रिस्तोफन भूविज्ञानवेत्ता की भांति चीन गए थे और वहाँ से 1872 में वह माने हुए भूगोलवेत्ता बनकर लौटे। उन्होंने चीन के बारे में शंघाई के वाणिज्य मंडल यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने पत्रों एवं रिपोर्टों द्वारा चीन के अर्थतंत्र एवं व्यापार संबंध व संभावनाओं पर अनुभविक रिपोर्ट द्वारा नियमित रूप से बहुमूल्य सूचनाएं प्रेषित की। वह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनमें निरीक्षण करने और निर्णय लेने की बहुत ही अनोखी प्रतिभा थी। चीन के बहुपक्षीय एवं दूर दूर तक की गई शोध यात्राओं, वहाँ से शंघाई को भेजी गई रिपोर्ट्स एवं पत्रों तथा स्वयं के अनुभवों का लाभ उठाकर उन्होंने जर्मन से लौटने पर चीन पर एक विस्तृत ग्रंथ लिखने की सोची। इसके लिए उन्होंने जर्मन सरकार से भी विशेष सहायता मिली। 1872 से ही उन्होंने चीन पर एटलस प्रकाशित करने का कार्य भी अपने हाथ में लिया। 1872 से 1879 तक वह चीन के भूगोल को पूरा करने में पूरी तरह लीन रहे, परंतु बीच बीच में अनेक बाधाएं भी आई। इसी बीच उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में और बाद में बान विश्वविद्यालय में भूगोल का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। बान में वह 1886 तक रहे। यहाँ वह भूगोल के नव विकसित रूप के अध्यापन में ही निरंतर व्यस्त रहे। 1886 में बर्लिन में भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल का प्रोफेसर नियुक्त किए गए। यहाँ उन्होंने भौतिक भूगोल, आर्थिक क्रियाकलाप और ऐतिहासिक भूगोल पर विशेष कार्य किया। बर्लिन में रहते हुए उन्होंने हमेशा ही निरंतर चीन व जर्मन सरकार के बीच मधुर संबंध बनाए रखे। ये सब उनके प्रभाव और निरंतर योगदान का नतीजा रहा। रिस्तोफन को उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न शोध कार्यों एवं उल्लेखनीय रचनाओं के लिए उन्हें ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी भूगोल एवं बर्लिन की विज्ञान अकादमी ने आजीवन सदस्य फेलो बनाया। 1886 में अपनी मृत्यु के पूर्व तक वह निरंतर चीन के ग्रंथ को पूर्णतः संशोधित रूप में प्रस्तुत करने में ही व्यस्त रहे। जर्मन की बढ़ती हुई शक्ति एवं औपनिवेशिक क्षमता को समझते हुए उन्होंने बर्लिन में महासागरीय संस्थान एवं कौतुकागार, जिसको कौतुकागार यानी म्यूजियम, की स्थापना की। उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व प्रोफेसर ड्राई गालस्की के नेतृत्व में दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जाने वाले खोजी दल को शासन से सभी प्रकार का आर्थिक सहयोग दिलवाया। इस खोजी दल की
अंतिम रिपोर्ट के प्रकाशन से पूर्व ही उनका देहांत हो गया। 18 अक्टूबर 1905 में 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच चीन में उनके 3 खंड में से 2 खंड प्रकाशित हो चुके थे। अंतिम खंड का प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात टीसेन ने सभी प्रकार की चीन पर उपलब्ध रिपोर्ट, आलेख एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री की सहायता से पूरा किया। इसके साथ ही उनके द्वारा तैयार की गई चीन की मानचित्रावली एटलस प्रोफेसर मैक्स क्रॉल ने अपने निर्देशन में संशोधन कर प्रकाशित कराई। भूगोल को देन रिस्तोफन अपने समय के महान भूगोलवेत्ता एवं भूविज्ञानविद्ता हुए। भूगोल में भी उनकी विशेष रुचि स्थलाकृति विज्ञान एवं रचना क्रम में रही। उन्होंने डेविस की भांति स्थलाकृति विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य किया, परंतु कई अर्थों में उनकी भूगोल को देन डेविस से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने स्थलाकृति विज्ञान के अध्ययन को ही भूगोल का अंतिम लक्ष्य नहीं माना। उन्होंने जलमंडल, आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय वर्णन, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल, बस्ती एवं यातायात भूगोल पर भी समय समय पर अपने मत प्रकट किए। इन पर उनके लेख, शोध पत्र एवं ग्रंथ आदि भी प्रकाशित हुए। उसका प्रयास भूगोल के स्वरूप के साथ साथ भूतल पर मानव के प्रयासों से विकसित तत्वों एवं लक्षणों को सुस्पष्ट करना भी रहा। इससे यह स्पष्ट है कि उनका भूगोल के बहुपक्षीय स्वरूप की वास्तविकता एवं हम्बोल्ट व रीटर की भांति भूगोल की एकता का कट्टर पक्षपाती रहे। उन्होंने बताया कि भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय सिद्धांत एक आवश्यक तत्व है। इस प्रकार वह एक विषय पर हैटनर के पूर्वज थे। रिस्तोफन की रचनाएं। रिस्तोफन ने विश्व के विभिन्न भागों का भ्रमण किया एवं वहां के लक्षणों के नियमित विवरण एवं रिकॉर्ड अपने पास नियमित रखा। उनकी मुख्य उल्लेखनीय रचनाएं निम्न हैं। पहला, चीन का भूगोल। यह 3 खंडों में 1882 से 1912 तक 1882 से 1912 तक अंतिम खंड मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। नंबर 2, चीन की मानचित्रावली। यह एक संक्षिप्त संस्करण था। 1902 में इसके विस्तृत संस्करण का प्रकाशन भी मृत्यु के पश्चात मैक्स क्रॉल द्वारा किया गया। नंबर 3, आर्थिक एवं खनिज भूगोल पर उनके सृजनात्मक एवं तथ्यपूर्ण वर्णन 1868 से 1872 के बीच संघाई वाणिज्य मंडल को लिखे गए पत्रों एवं लेखों से मिलता है। चौथा, स्थलाकृति विज्ञान। इस ग्रंथ की रचनाओं भूतल की क्रिया एवं विभिन्न रूपीय निर्माण की प्रक्रियाओं एवं परिणाम का वर्णन है। यह 1886 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त उनके ऐतिहासिक एवं राजनीतिक भूगोल, बस्ती एवं यातायात भूगोल एवं समुद्र तट एवं उनके लक्षण, मिट्टी का निर्माण आदि विषयों पर समय समय पर महत्वपूर्ण लेख बर्लिन, बान पेरिस व लंदन की विभिन्न भूगोल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने अपने प्रभाव का सदुपयोग कर बर्लिन में महासागरीय संस्था की स्थापना करवाई। रिस्तोफन ने भूगोल को भूगोल धरातल की उन वस्तुओं एवं ऐसी घटनाओं के अध्ययन का विज्ञान है जो कि इसके धरातल से अंतः संबंधित है। रिस्तोफन वाकई में बहुत ही महान भूगोलवेत्ता हुए हैं। आज के लिए इतना ही।